हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज पार्ट ए प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ही नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो इट मीन्स कि हम मैनेजमेंट के रोल्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, डेफिनेशन ये सब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। Management is a process of working with and through others to effectively achieve the organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment. Management क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो हम काम करते हैं या दूसरों से काम कराते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो वो क्या कहलाता है? हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। An organization is commonly viewed as a group of people contributing their efforts towards certain common objective. The process which help in attaining the common objectives is called management. एक organization की अगर हम बात करें, एक business की हम बात करें, तो वो इस नजरिए से देखा जाता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। वो कॉमन ऑब्जेक्टिव सोशल वर्क भी हो सकता है, वो कॉमन ऑब्जेक्टिव उनका अर्निंग प्रॉफिट भी हो सकता है। और इस मोटिव को, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में जो चीज हेल्प करती है दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट हो, कुछ भी हो, उसमें मैनेजमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनेजमेंट रिक्वायर्स प्लानिंग ऑफ एक्टिविटी। मैनेजमेंट में क्या आता है? जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं आपके बिजनेस की, उनको प्लान करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना, पीपल जो आपने हायर किया उनको मोटिवेट करना, कंट्रोल करना अपने बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज को, ताकि आपके जो सेट टारगेट है आप उसको मीट कर सकें। तो दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट मीन्स। आई होप आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है? सेम, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम काम करते हैं या दूसरों से काम कराते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हम मेट कर सकें और प्रॉफिट अर्न कर सकें, या सोशल वर्क जो भी आपका ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिल कर सकें। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर हम कंसेप्ट की, क्या कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट का कंसेप्ट ये होता है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं इस एम के साथ कि जो हमारे गोल्स हैं हम उनको अचीव कर पाएंगे, लेकिन कम वेस्टेज में, कम रिसोर्सेज के साथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो पहला जो कंसेप्ट है उसमें प्रोसेस आता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। It refers to the primary functions like planning, organizing, staffing, directing, controlling performed by management to get things done. ये एक प्रोसेस है जिसमें functions of management इन्वॉल्व होते हैं, that is planning, controlling, organizing, staffing, directing, जो फुलफिल करके ही एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जो भी टास्क आपको एलोकेटेड है, जो भी टास्क आपको दिए गए हैं, वो विद इन अ टाइम फ्रेम आप उनको फुलफिल कर रहे हो। थर्ड आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब जो टारगेट आपको दिया गया है आप उसको फुलफिल कर रहे हो, विद इन द टाइम कर रहे हो, लेकिन मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके कर रहे हो। तो ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस होता है, हम अपनी अगली शीट में उसको करेंगे। तो आई होप आपको कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। दो तरीके का कंसेप्ट है, फर्स्ट इज ट्रेडिशनल कंसेप्ट और सेकंड इज मॉडर्न कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट का मेन फोकस होता था कि दूसरों से किस तरीके से काम करवाया जाए, वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अंडर आता था। जो पर्सन सारी अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को इकट्ठा करके एक डायरेक्शन में लेके जाता है उसको मैनेजर्स कहते हैं, और जो मैनेजर्स के ऑर्डर्स को फुलफिल करके या उनकी बातों को मान के, समझ के उन पे एक्ट करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके, वो एम्प्लॉयज होते हैं। दिस कंसेप्ट इज कंसिडर इनअप्रोप्रिएट। लेकिन आज के टाइम में जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है ऑफ मैनेजमेंट उसको इनअप्रोप्रिएट माना गया है। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहली कि फंक्शंस विच मैनेजर हैज टू परफॉर्म गेट रिजल्ट फ्रॉम अदर्स। ये मैनेजर्स को उतनी अथॉरिटी नहीं देता है कि वो सारी पार अपनी लगा सके या दूसरों से काम करवा सके, उतनी अथॉरिटी मैनेजर को नहीं दी जाती है।
नीड्स ऑफ द वर्कर हैव बीन इग्नोर्ड, वर्कर्स की नीड को इग्नोर किया जाता है, वर्कर का कोई से नहीं होता किसी भी चीज को करने में, उनको जो मैनेजमेंट ने कह दिया, मैनेजर्स ने कह दिया, वही करना पड़ता था। मैनेजर थिंक्स दी वर्कर आर हिज पपेट्स एंड कैन वर्क लाइक मशीन, मैनेजर्स को लगता है कि जो उनके अंडर काम कर रहे हैं वो पपेट है उनके, और उनसे जितना काम हो सके उतना काम करवा लिया जाए। एम्प्लॉयज आर मेयरली ट्रीटेड एज मीन्स ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स, जो एम्प्लॉयज है उनको सिर्फ ये कि उनसे हमारा को मकसद पूरा हो रहा है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करके दे रहे हैं, नो मैटर व्हाट दे आर फीलिंग, द वो किस सिचुएशन में काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किस कंडीशंस के अंडर काम कर रहे हैं, वो सब इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ लास्ट एंड ऑब्जेक्टिव पे फोकस किया जाता था। तो आई होप आपको ट्रेडिशनल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है मैनेजमेंट का, दैट इज मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट का मेन फोकस होता था कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें हम अपने रिसोर्सेज का, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हम उनको इतने अच्छे तरीके से यूज करें कि मिनिमम वेस्टेज हो, मैक्सिमम आउटपुट हो। तो दैट व्हाट्स द मॉडर्न कंसेप्ट फोकसेस ऑन। In order to work efficiently and effectively, an organization has to follow the functions of management. हर मैनेजमेंट को अगर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना है, अच्छे से काम करना है, लेस वेस्टेज के साथ काम करना है, विद इन द टाइम फ्रेम प्रोडक्शन करनी है, तो उनको मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस है जो फुलफिल करने चाहिए, जो मॉडर्न कंसेप्ट में फॉलो किए जाते हैं। दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब मॉडर्न कंसेप्ट के क्या फीचर्स आते हैं? गोल ओरिएंटेड होता है, इसका भी फोकस गोल पे ही होता है। इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। इफेक्टिव और एफिशिएंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम अभी करेंगे। इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपको टाइम फ्रेम दिए गए, उस टाइम फ्रेम में आपके पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका इतना एफिशिएंट, इतने अच्छे तरीके से यूज करते हैं कि वो रिसोर्सेज भी कम लगते हैं, वेस्टेज भी कम होती है और आपका आउटपुट भी ज्यादा होता है। और जब ये सब होता है तो एक फर्म अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है। परफॉर्म्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करता है। एनहांस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पे ही नहीं बट वर्कर्स पे, लेबर्स पे, मैनेजर्स पे, उनके भी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में हेल्प करता है। तो ये डिफरेंस होता है मॉडर्न और ट्रेडिशनल कंसेप्ट में। ट्रेडिशनल पे सिर्फ फोकस होता है कि किस तरीके से दूसरों से काम करवाया जाए और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। वही मॉडर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कि कैसे हम कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके विदाउट क्रिएटिंग एनी बर्डन ऑन एनी ऑफ द मैनेजर और एनी ऑफ द एम्प्लॉयर, एनी ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये हमारे थे मॉडर्न और ट्रेडिशनल कंसेप्ट। अब हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हमने बहुत सुना है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो ये मेजर जो डिफरेंस होता है दैट इज इफेक्टिवनेस जो होता है वो उसका मेन फोकस एंड रिजल्ट पे होता है, वहीं एफिशिएंसी का भी मेन फोकस एंड रिजल्ट पे होता है, लेकिन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके, एफिशिएंटली, लेस वेस्टेज करके। फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, इफेक्टिवनेस एंड रिजल्ट पे फोकस करता है। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वो मैक्सिमम आउटपुट, कि हम कितना आउटपुट निकलवा सकते हैं बाय यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके, ये उस पर फोकस करता है। इफेक्टिवनेस जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, वहीं अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो वो यूनिडायमेंशनल होता है, एक निगाह वाला होता है। Sound management requires that all organizational activities are performed effectively and efficiently. एक sound management की अगर हम बात करें, एक organization की अच्छी management की हम बात करें, तो उसको ये ध्यान में रखना होता है कि उसके organization की जितनी भी activities हैं, चाहे वो production है, चाहे वो transportation है, चाहे वो delivering है, चाहे वो packaging है, जितनी भी activities हैं वो एक effectively और efficient manner में होनी चाहिए, तभी एक management sound management कहलाती है और वो हाई प्रॉफिट अर्न करती है और अपने एंड रिजल्ट्स को इजीली अचीव कर पाती है। तो ये था डिफरेंस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस के क्या एलिमेंट्स हैं? अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल कौन थे? फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता था इनको, जिन्होंने मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बोला है कि मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्यों एक प्रोसेस है? क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है ताकि हम अपने सेट और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकें, और हर वो चीज जिसमें कुछ स्टेप होते हैं, सेट प्रोसीजर होता है, वो किसके अंदर आ जाता है? हमारा मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। अब व्हाई मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस अभी बताया, क्योंकि इसमें किस तरीके से आपको काम करना है, अपने रिसोर्सेज को हैंडल करना है, उनकी प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग होती है। एक सेट पाथ होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए मैनेजमेंट को एक प्रोसेस कहा गया है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। मैनेजमेंट को ग्रुप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैनेजमेंट सिंगल पर्सन की मैनेजमेंट नहीं होती।
मैनेजमेंट एक ग्रुप होता है जिसमें वो सारे पर्सन इन्वॉल्व होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है, जिनके पास स्पेशल नॉलेज है कि वो दूसरों से काम करवा सकते हैं और हर किसी के इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इस तरीके से मॉडिफाई करें कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। किस तरीके से दूसरों के साथ काम करना है, किस तरीके से दूसरों को एक साथ काम करवाना है, जिस पर्सन में कैपेबिलिटी होती है वो ग्रुप ऑफ पर्सन इकट्ठा होकर क्या कहलाते हैं, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप कहलाते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन की क्या बात, कैसे होता है? मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन होता है क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है जो कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस पे चलती है और उन सबको फॉलो करके ही एक मैनेजमेंट सक्सेसफुल होती है। एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होता है हर मैनेजर का, हर मैनेजमेंट का जो मैनेजर्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि वो अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज कर सके विद लेस वेस्टेज विद मैक्सिमम रिजल्ट। तो इसीलिए मैनेजमेंट को एज अ डिसिप्लिन भी समझा गया है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला, गोल ओरिएंटेड। ऑब्वियसली मैनेजमेंट क्या होती है? गोल ओरिएंटेड होती है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि उसका गोल क्या है, सोशल वर्क करना उसका गोल है या प्रॉफिट अर्न करना उसका गोल है। अगर प्रॉफिट अर्न करना होगा तो मैनेजमेंट उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करेगी, वहीं अगर सोशल ऑब्जेक्टिव होगा तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग प्लानिंग करेगी। परवेसिव मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, ऑल ओवर द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट पे एक्सेप्टेड है, चाहे वो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, हर तरह यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है मैनेजमेंट का। और ये एक एसेंशियल फंक्शन है हर ऑर्गेनाइजेशन का, बेशक से वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, बेशक से वो इकोनॉमिकल हो, बेशक से वो पॉलिटिकल हो। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं है कि आपने एक बार एक चीज को मैनेज कर लिया उसके बाद उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं। मैनेजमेंट में रेगुलर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग होती रहती है, हर लेवल पे होती रहती है, हर फंक्शन के लिए चाहिए, हर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चाहिए। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट, ग्रुप एक्टिविटी। हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट एज अ ग्रुप है, तो यस, मैनेजमेंट इज की करेक्टरिस्टिक है कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को साथ लेके चलना होता है और मैनेजमेंट जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनको एक डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है। और ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ अपने ग्रोथ पे फोकस करती है, जो इंडिविजुअल है उनकी ग्रोथ पे भी फोकस करती है। तो दैट कम्स अंडर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है। क्यों डायनेमिक बोला गया है? क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो डायनेमिक है, हर पल चेंज होता रहता है और मैनेजमेंट को भी डायनेमिक बनना पड़ता है कि वो उसकी कम्पिटिटिव मार्केट में हो रहे चेंजेस को इजीली अडेप्ट कर सके। तो इतना मैनेजमेंट को डायनेमिक होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को बर्गर पसंद है लेकिन आपकी फूड की शॉप है, आपका बिजनेस है, आप पिज्जा ही करोगे लेकिन आपके एरिया में लोग ज्यादा बर्गर खाते हैं। तो यू हैव टू बी मॉडिफाइड, आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको भी क्या करना पड़ेगा? बर्गर को लेके आना पड़ेगा अपने मेन्यू कार्ड में। तो दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट डू कि इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस को वो किस तरीके से, कितनी जल्दी से अडेप्ट करते हैं। दैट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, या कह लीजिए करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है ना उसको आप टच नहीं कर सकते, बस मैनेजमेंट का काम आपको दिखता है कि जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, इट मीन्स कि मैनेजमेंट उतनी ही उसकी स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है। इसलिए मैनेजमेंट को इंटेंजिबल फोर्स भी कहा गया है। मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट की 3 डायमेंशंस होती हैं, वर्क मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। वर्क मैनेजमेंट जो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीशन ऑफ वर्क पे फोकस करती है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल की इंडिविजुअल के साथ कैसे डील करना है, किस तरीके से इंडिविजुअल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अटैच करना है ताकि हम कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ मॉडिफाइड हो सकें। ऑपरेशंस, किस तरीके से कंप्लीशन ऑफ वर्क करना है, लोगों के साथ काम करना है, प्लस किस बेसिस पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है ताकि हमारे लेस वेस्टेज और मैक्सिमम आउटपुट आए। तो ये डायमेंशन हमारी है, मल्टी डायमेंशन होती है। इन 3 चीजों को ध्यान में रख के क्या करती है? काम करती है। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल एंड तीसरा इंडिविजुअल।
तो पहला हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव जो कंपनी के लिए होते हैं, कंपनी के साथ होते हैं, कंपनी के लिए ही क्रिएट किए गए होते हैं, दैट कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना भी हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, वो सोशल वर्क भी हो सकता है। तो ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? क्योंकि उनका सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट अर्निंग किस पे डिपेंड करता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे। जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी उतना लॉन्ग टर्म तक वो बिजनेस में सर्वाइव कर पाएगी। वहीं अगर सर्वाइवल ही ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव ही आपने इतना ऐसा कुछ डिसाइड ही नहीं किया होगा जो सरवाइव कर सके आपका कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो आपको प्रॉफिट भी कहीं से नहीं मिलेगा। और ग्रोथ, जब आपका सर्वाइवल अच्छा होगा तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, और जब आपको प्रॉफिट अर्न होगा तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। और लॉन्ग टर्म में रहने के लिए इन तीनों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? जो सोसाइटी के लिए। क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी में है, बिजनेस सोसाइटी में, सोसाइटी के कंपोनेंट्स को वो यूज करते हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज को वो यूज करते हैं। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अपनी सोसाइटी के लिए भी, ताकि वो क्या कर सके, अपनी सोसाइटी को भी अपने बिजनेस से कुछ बेनिफिट दे सके। वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं उस कम्युनिटी को जहाँ पे जॉब की कमी है या इलिटरेसी है, या वो कुछ ऐसी चीजें, पार्क्स ओपन कर सकते हैं, लाइब्रेरी ओपन कर सकते हैं, हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं। तो ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइज। सम ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव आर कुछ यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड, प्रोडक्शन के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड, लेस पॉल्यूशन हो, प्रोड्यूसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल रेट, गुड्स अच्छा गुड प्रोड्यूस करें, रेट उसका ऐसा रखें कि एवरी क्लास जो रह रही है इंडिया में वो उसको परचेज कर सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन सोसाइटी। अब ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने करी है तो आप वहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, वहीं के लोगों को जॉब दो, ना कि आप कहीं और से उठा के जॉब दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके खुद के भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हर किसी की उन रिसोर्सेज को जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए, डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, डिफरेंट पर्सनालिटी है, जब वो सारे एक साथ आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। उन सबको फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना चाहिए। अगर वो इंडिविजुअल ग्रोथ होएगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो दैट कम्स अंडर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कौन से हो सकते हैं? फाइनेंशियल नीड, ऑब्वियसली, कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं आप उनको अच्छी सैलरी दीजिए, उनके जो डिमांड है, प्री रिक्वेस्ट है, उनको आप फुलफिल कीजिए। सोशल नीड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट दीजिए, रिकग्निशन दीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए अपने कलीग्स की, क्यों? क्योंकि वही आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं। हायर एंड नीड्स और सेल्फ डेवलपमेंट नीड्स, जो आपके एम्प्लॉयज हैं आप उनको वर्क कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि अगर हो सकता है उनके पास अच्छे आइडिया हो तो आप उनकी सुनिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज का भी से सुने कि हाँ ठीक है, अगर हम ये इस तरीके से करते हैं तो डू यू हैव एनी अदर आइडियाज इन योर माइंड, जिससे हम अपनी वेस्टेज कम कर सकें और प्रोडक्शन मैक्सिमम कर सकें। तो ये होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के तीनों पार्ट, पर्सनल, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? इतना मैनेजमेंट हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, क्या कंसेप्ट है, क्या उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आ गया इम्पोर्टेंस, क्यों जरूरी है? ताकि आप ग्रुप ऑब्जेक्टिव, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, उनको आप अचीव कर सकें। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, कम वेस्टेज हो, रिसोर्सेज कम यूज हो, मैक्सिमम आउटपुट हो। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट जो लग रही है आपकी वो कम हो। वो कैसे कम होगी? जब आप अच्छा प्लान करोगे, साउंड ऑर्गेनाइजेशन होगी और इफेक्टिव कंट्रोल होगा, तभी आपकी कॉस्ट जो है प्रोडक्शन वो मिनिमाइज होगी। सोशल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना चाहिए। जिस सोसाइटी में वो लोकेटेड है उनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए एट दी लो कॉस्ट, एट मिनिमम कॉस्ट। गुड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए एट रीजनेबल प्राइस। अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हर इंडिविजुअल जो एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है ना, जब जॉब करता है, तो उसके खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं।
जैसे कि अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रही हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मुझे सैलरी अच्छी मिलेगी, मेरे को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी जब मैं अच्छा काम करूंगी। तो ऐसे ही हर किसी के होते हैं। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो मैनेजमेंट इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में, एक पर्सन के ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज की सुनेगी और उनकी डिमांड ही फुलफिल नहीं करेगी तो हारमोनी नहीं रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, हर रोज आए दिन झगड़े होंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट कुछ भी हैंडल नहीं कर पाएगी और वो प्रॉफिट अर्निंग की जगह लॉस अर्निंग करने लगेगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या नेचर है? एज मैनेजमेंट है सेट ऑफ एक्टिविटीज है जिसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कैसे वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करना है, इन सब का। तो किस एम के साथ आपको इनको यूज करना है, कि क्या आपका मकसद होगा, क्या किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को यूटिलाइज करोगे। तो क्या नेचर क्या है, क्यों है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज अ वेरी वास्ट कंसेप्ट। नेचर की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। मैनेजमेंट साइंस की तरह भी काम करती है, मैनेजमेंट प्रोफेशन की तरह भी काम करती है, और एक मैनेजमेंट आर्ट की तरह भी काम करती है। सिर्फ किस लिए? ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो पहले आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 3 तरह से है। मैनेजमेंट एज साइंस, कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, कला भी है। मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। हम इन तीनों को अभी पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा बोला गया कि मैनेजमेंट साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन तीनों है। पहला, मैनेजमेंट एज साइंस। क्यों है मैनेजमेंट एज साइंस? क्योंकि साइंस की अगर जब हम बात करते हैं तो एक ही चीज हमारे ध्यान में आती है कि एक सिस्टमैटिक बॉडी होगी जिसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स होंगे, डिफरेंट यूनिवर्सल एप्लीकेशंस होंगे, जो कि हम अपने साइंस में भी पढ़ते हैं। वहीं अगर हम करें जो क्यों मैनेजमेंट को साइंस कहा गया है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बोला कि मैनेजमेंट एक साइंस है। और मैनेजमेंट एंड साइंस को भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिजिकल साइंस एंड सोशल साइंस। मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। अब मैनेजमेंट सोशल साइंस क्यों है? क्योंकि वो लोगों के साथ डील करती है, ह्यूमन बींग्स के साथ डील करती है। मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। पहला, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्यों है? क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और थियोरीज हैं, इसलिए इसको बोला गया है ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। मैनेजमेंट में क्या होता है? ऑब्जर्व करते हैं, इंक्वायर करते हैं, ये ह्यूमन स्टडी भी करते हैं, स्किल्स पे भी काम करते हैं। तो इसीलिए ये एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है। जब आपको इन सब पे काम करना पड़ता है तो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं चीजें, कि जो आपने सेट टारगेट दिया था, जिसको दिया था, क्या उसने उतने टाइम में किया, नहीं किया तो दूसरे बंदे ने कितने टाइम में किया। तो ये सब क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी होती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को सोशल साइंस भी बोला गया है। एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, नॉर्मल साइंस की हम बात करें तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट भी एक्सपेरिमेंट करती है, जिनको बार बार रिपीटेडली टेस्ट किया जाता है ताकि टू चेक देयर वैलिडिटी, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हम वो अपने प्रिंसिपल, वो ऑब्जर्वेशन, वो थ्योरी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वुड इट बी गोना गिव अस प्रॉफिट और वी आर गोना फेस एनी लॉसेस। तो इसलिए साइंस, मैनेजमेंट क्या है? एक साइंस है। वेरीफाइबल प्रिंसिपल। मैनेजमेंट क्या है? एक वेरीफाइबल प्रिंसिपल है। क्यों है? क्योंकि हम इसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली होते हैं जब तक हमें सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिल जाता। और अगर सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिलता तो हम उसको साइड रख देते हैं कि ठीक है, दूसरी टेक्निक या दूसरी टेक्नोलॉजी या कोई भी दूसरा आइडिया हमें इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। Anybody can verify the principles by repeating the experiment. कोई भी बंदा उन एक्सपेरिमेंट्स को या उन प्रिंसिपल्स को फिर से वेरीफाई कर सकता है एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके। तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? सोशल साइंस बोला गया है, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यस, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रोसेस, क्योंकि इसकी यूनिवर्स में वैलिडिटी है, इसकी एप्लीकेशंस की रिजल्ट हमेशा आपको मिलेंगे अगर जो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन है उस टेस्टिंग की वो आप फुलफिल कर रहे हो तो ये था मैनेजमेंट एज एन साइंस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा गया है? देखो, मैनेजमेंट क्या करती है? लोगों के साथ डील करना इज मैनेजमेंट। और जब आप लोगों के साथ डील करते हो ना तो वो एक स्किलफुल पर्सन होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप सामने वाले को किस तरीके से, क्या आप ऐसा करो कि सामने वाला मोटिवेट हो जाए,
सामने वाले के बिहेवियर को स्टडी करना एक कला होती है, ये हर किसी में नहीं होती। और जब आप ऑब्जर्व करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, स्टडी करते हो, तो वो सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? आर्ट के अंदर आती हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इन एवरी आर्ट, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड study material should be available compulsorily to acquire the theoretical knowledge. theoretical knowledge चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। बेसिक नॉलेज हर किसी की अलग अलग हो सकती है, पर्सन टू पर्सन, इसीलिए आर्ट क्या है? एक पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट है। हर किसी का हर सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका अलग होता है, कोई पैनिक कर जाता है, कोई स्मूथली ले लेता है। तो वो एक क्या होता है? कला होती है कि आप एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जैसे आर्ट में एक कंसिस्टेंस और क्रिएटिविटी होती है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी एक कंसिस्टेंस और एक क्रिएटिविटी होती है कि आप किस तरीके से हर टाइम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट रख सकते हैं। तो दैट व्हाट्स अ मैनेजमेंट एज एन आर्ट टूल। In management, also a huge volume of literature and books are available on different aspects of management. अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स पे बहुत सारी बुक्स हैं। एवरी मैनेजर हैज़ हिज यूनिक स्टाइल, हर मैनेजर का एक यूनिक स्टाइल होता है थिंग्स को मैनेज करने का। भी मैंने बताया कि कुछ कई पैनिक कर जाते हैं, कई स्मूथली ले लेते हैं, और उनकी क्रिएटिविटी को वो यूज़ करके किस तरीके से अपने वो मैनेजमेंट स्किल्स को वो जस्टिफाई करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। वो सब चीज़ें जब एक बंदा सीख जाता है तो वो एक प्योर साइंटिफिक और स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किलफुल पर्सन होता है। इसीलिए मैनेजमेंट को एक आर्ट कला कहा गया है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। प्रोफेशन से आप क्या समझते हैं? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। प्रोफेशन क्या होता है? जब आप किसी पर्सनलाइज स्किल या स्पेशल स्किल के साथ, स्पेशल नॉलेज के साथ, स्पेसिफाइड बॉडी के साथ आप कुछ काम करते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं, इन ये सोच के कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो क्या कहलाता है? प्रोफेशन कहलाता है। प्रोफेशन के फीचर्स होते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, प्रोफेशन में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस बनना है, तो उसके स्पेसिफिक कॉलेजेस होंगे जहाँ से आप कर सकते हैं। तो दैट वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री इन एवरी प्रोफेशनल इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन। एग्जाम क्लियर होगा तो आप मैनेजमेंट डिग्री उठा पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं उठा पाएंगे। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल होता है जो हर किसी को फुलफिल करना पड़ता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, हर प्रोफेशन एक प्रोफेशनल एसोसिएशन से एफिलिएटेड होता है और जो रेगुलेट करता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यस, हर किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि पेशेंट इज फर्स्ट, पेशेंट कम फर्स्ट, नो मैटर कि वो आपका दुश्मन है, नो मैटर कि वो दूसरी कंट्री का है, बट अगर आप एक डॉक्टर हो तो आपका एथिकल कोड कहता है कि आपको आपका काम करना है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में भी क्या होता है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। हर प्रोफेशन एक कोड ऑफ कंडक्ट से जो उनके मेंबर्स होते हैं उनके बिहेवियर को गाइड करता है, उससे बाउंड होता है। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन का जो मोटिव होता है वो क्या होता है? ताकि वो अपने क्लाइंट्स को सर्व कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। मैनेजमेंट डज नॉट फुल ऑल द फीचर ऑफ प्रोफेशन, बट मैनेजमेंट जो है वो इन सारे फीचर्स को फुलफिल नहीं करता है प्रोफेशन के, इसीलिए इट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। इसीलिए इसको फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं कहा जाता जैसे डॉक्टर, लॉयर्स, लेकिन बहुत जल्दी इसको एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन मान लिया जाएगा। तो आई होप आपको मैनेजमेंट as an profession, management as an art and management as an science अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट को साइंस एंड आर्ट बोथ क्यों बोला गया है? साइंस इसलिए बोला गया क्योंकि वो लॉजिक लगाती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस बोला गया है। और आर्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि उसमें प्रोसेस है जिसमें आप ह्यूमन स्टडी करते हैं, नेचर को स्टडी करते हैं, कैसे आप अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, पर्सनल वे में जाके किस तरीके से आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है और साइंस भी कहा गया है। नेक्स्ट आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के क्या लेवल्स हैं। पहला टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं।
टॉप में आ जाते हैं आपके एग्जीक्यूटिव, चेंजिंग मैनेजमेंट, लीडरशिप, डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट। मिडिल में आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, टीम बिल्डिंग टीम, टैलेंट डेवलपमेंट टीम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टीम। और लो लेवल में आ जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, कोचिंग एंड प्रोफेशनल। ये फंक्शंस या रोल ऑफ मैनेजर्स आप कह लीजिए। तो टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, जिनके पास सारी अथॉरिटी होती है, जो गोल्स एंड पॉलिसीज सेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहला फंक्शन क्या है या रोल क्या है टॉप मैनेजमेंट का? ले डाउन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, अपनी एंटरप्राइज के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और पॉलिसीज डिफाइन करते हैं। नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस को इशू करते हैं कि बजट क्या होगा, प्रोसीजर्स क्या होंगे, क्या शेड्यूल होगा। स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव मिडिल लेवल के लिए, जो इनसे नीचे काम करेंगे उनके लिए, उनको किस तरीके का एग्जीक्यूटिव चाहिए उनको भी ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट चीज जो इनका रोल होता है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, कि किस तरीके से वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ कॉन्टैक्ट, बाहर, क्योंकि एम्प्लॉय तो बाहर नहीं जाएगा, हाई लेवल के बंदों के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास नहीं जाएगा, तो आउटसाइड वर्ल्ड में भी अपने कॉन्टैक्ट करते हैं ताकि इनकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहे। गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं टू दी लोअर एंड मिडिल मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबल होते हैं शेयर होल्डर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए और शेयर होल्डर्स को क्वेश्चन जो है उनके, उनको आंसर करने के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर तभी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जब उसको लगेगा कि आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न करे, और वो तभी हो पाएगा जब आपकी टॉप मैनेजमेंट अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइड करेगी और स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये थी हमारी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शंस और कह लीजिए रोल। नेक्स्ट आता है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? जितनी भी दिक्कतें आती हैं टीम उनको सॉल्व करना, टीम बिल्डिंग करना, टैलेंट डेवलपमेंट करना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जो परफॉर्म किया है एम्प्लॉय ने उसको रिकॉग्नाइज करना, उनको अवार्ड्स देना। तो ये होता है हमारे मिडिल मैनेजमेंट। ब्रांच मैनेजर कह लीजिए या डिपार्टमेंटल मैनेजर कह लीजिए, वो मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। इनका क्या रोल होता है? प्लान जो टॉप लेवल ने बनाया उनको एग्जीक्यूट करना, अपने से नीचे वालों के लिए प्लान्स बनाना, पार्टिसिपेट करना एम्प्लॉयमेंट में एंड ट्रेनिंग में, जो लोअर लेवल जो उनके अंडर काम कर रहे हैं उनके लिए। इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन पॉलिसीज फ्रॉम टॉप लेवल, टॉप लेवल ने जो भी पॉलिसीज बनाई है वो लोअर लेवल तक पहुंचाना। रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन एक्टिविटीज के लिए जो कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं वो लोअर लेवल से लेके कहाँ भेजते हैं? टॉप लेवल को भेजते हैं। टॉप लेवल वाला डायरेक्टली लोअर मैनेजमेंट को कनेक्ट नहीं कर सकता, लोअर मैनेजमेंट डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट के साथ बात नहीं कर सकता। ये हिरार्की होती है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, टॉप, मिडिल एंड लोअर। मिडिल, लोअर को कोई प्रॉब्लम है तो वो मिडिल के पास जाएगा, मिडिल टॉप तक रेस करेगा। सेम, टॉप को लग रहा है कि लोअर लेवल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही तो वो मिडिल को बोलेगा, मिडिल वो मैसेज कहाँ तक पहुंचाएगा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा। इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ जूनियर मैनेजर्स, जो मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है, इनका फंक्शन होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये परफॉर्मेंस की किस तरीके से किस इंडिविजुअल ने काम किया या उनके जूनियर्स ने काम किया उसको इवेल्युएट करते हैं, उनको जज करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरिंग लोअर मैनेजमेंट, यस, जब लोअर मैनेजमेंट को मोटिवेट करने का काम भी किनका होता है? मिडिल मैनेजमेंट का होता है। तो ये थे मिडिल मैनेजमेंट एंड देयर रोल्स। नेक्स्ट है लो लेवल मैनेजमेंट। लोअर में आ जाते हैं सुपरवाइजर, आ जाते हैं ऑपरेटर्स, आ जाते हैं फोरमैन्स, आ जाते हैं ऑफिसर्स, आ जाते हैं सुपरिटेंडेंट्स, आ जाते हैं, और ये सभी कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। इनके रोल्स क्या होते हैं, इनकी एक्टिविटीज क्या होती हैं? इनका काम होता है जॉब्स एंड टास्क जो डिफरेंट वर्कर्स हैं उनको असाइन करना, इंस्ट्रक्ट करना वर्कर्स को ताकि वो डे टू डे एक्टिविटीज को अच्छे से फुलफिल कर सकें। रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी, की प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है उसके लिए भी ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको इन पे ट्रस्ट किया जाता है कि ये गुड रिलेशन बना के चलेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। कम्युनिकेट वर्कर्स प्रॉब्लम सजेशन, इनका काम होता है कि जो इनके अंडर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज या वर्कर्स या फोरमैन, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मिडिल लेवल या हायर लेवल तक पहुंचाया जाए। सॉल्व द ग्रीवेंसेस, जब वर्कर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो ये लेवल उनको रिजोल्व कराते हैं। सुपरवाइज करती है अपने सबऑर्डिनेट्स को, रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रेनिंग के लिए, अगर कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो ये अवेलेबल कराते हैं। पीरियोडिक रिपोर्ट हर इंडिविजुअल की, हर वर्कर की, हर लेबर की ये लोग क्रिएट करते हैं।
डिसिप्लिन इंश्योर करते हैं एंटरप्राइज में और मोटिवेट करते हैं वर्कर्स को। तो ये होती है हमारी लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हमारे क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो हम इनको पढ़ेंगे कि पहला क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब कि फ्यूचर में हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जब डिसाइड किया जाता है तो दैट इज व्हाट प्लानिंग इज। और ये प्लानिंग कौन करता है, मैनेजर करता है। जब प्री डिफाइंड गोल्स सेट किए जाते हैं, प्री डिटरमाइंड गोल्स सेट किए जाते हैं, व्हाट व्हेन हाउ को क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट जॉब टू डू, क्या हम करेंगे, व्हेन टू डू द जॉब, कब हम करेंगे, और हाउ टू डू द जॉब, कैसे करेंगे। तो जब ये 3 क्वेश्चन रेज होते हैं तो तब क्या आता है, प्लानिंग का फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है। प्लानिंग को अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो इज द डिसाइडिंग ऑन द बेस्ट पॉसिबल वे टू अचीव द गोल्स, कि हमारे जो सेट टारगेट है उनको हम किस बेस्ट पॉसिबल वे में अचीव कर सकते हैं, वो क्या होता है, हमारा प्लानिंग होता है। अब सब प्लान हो गया, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। आता है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। ऐसा तो नहीं है ना कि ए स्टेप की जगह आप सी स्टेप पहले कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। आइडेंटिफाई करेंगे वो एक्टिविटीज जो हमें अपने सेट टारगेट को अचीव करने के लिए करनी है। फिर उन एक्टिविटीज को ग्रुप कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा। अब आप बजटिंग का, फाइनेंस का काम प्रोडक्शन वाली टीम को नहीं दे सकते। फाइनेंस का काम फाइनेंस टीम ही करेगी और प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन टीम ही करेगी। तो उस एक्टिविटीज को डिवाइड करना, ड्यूटीज असाइन करना उन एक्टिविटीज के बेस पे, रिस्पॉन्सिबल पीपल को एलोकेट करना कि आप इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, अगर ये चीज नहीं हुई तो यू विल बी क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चनिंग की जाएगी, उनको उतनी पावर भी देनी पड़ती है। तो वो ऑर्गेनाइजिंग में आता है। प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई। अब स्टाफिंग, पीपल भी तो चाहिए ना, जो ऑर्गेनाइजेशन की वेकेंट पॉलिसीज है, वेकेंट प्लेसेस है, उनको फुलफिल करने के लिए। अब उसका भी एक प्रॉपर पूरा एक प्रोसीजर होता है। एचआर जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स जो कलेक्ट करता है, उसका काम होता है वो एक इफेक्टिव कैंडिडेट लेके आए जो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, कि कितने बंदे चाहिए, कैसे बंदे चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होगी, रिक्रूटमेंट वो कैसा करेंगे, एक्सपीरियंस बंदों का करेंगे या फ्रेशर्स करेंगे, जो भी मोस्ट सुटेबल पर्सन होगा फिर उसको उस लिस्ट में से क्या करा जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, प्लेसमेंट दी जाएगी, फिर उस एम्प्लॉय की ओरिएंटेशन होगी, ट्रेनिंग होगी, डेवलप होएगा, और जब वो फुल्ली प्रोडक्शन में आ जाएगा तो उसका अप्रेजल भी होगा ईयर एंड पे कि उसने कैसा परफॉर्म किया है। उसके बेस पे उसको क्या कर दो, इंक्रीमेंट दे दो या परफॉर्मेंस अप्रेजल दे दो। तो जब ये सब चीजें होती हैं वो क्या कहलाती है, स्टाफिंग के अंडर आती हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब, अब बंदों को जब आपने हायर कर लिया उनको डायरेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, कि वो क्या काम करें, किस तरीके से काम करें, कैसे गाइड करें, क्या मोटिवेशन होगा, क्या इन्फ्लुएंस होगा। तो ये सब किसके अंदर आता है, डायरेक्टिंग के अंदर आता है। इसमें 3 मेजर एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट इज सुपरविजन, जिसमें जब वर्कर्स को देखा जाता है, वॉचिंग एंड डायरेक्टिंग दी वर्कर्स की वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। मोटिवेशन, अब देखते ही रहेंगे, उनसे बस काम करा ले उसको छोड़ थोड़ी देंगे अपने स्टाफ को, नहीं, उनको मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मॉनिटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है। थर्ड, कम्युनिकेशन, जो भी डिफरेंस है, कम्युनिकेशन गैप है, उसको फुलफिल किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए कि एम्प्लॉइज क्या कहना चाह रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए, उनके आइडियाज को शेयर किया जाए टू द टॉप मैनेजमेंट। ये भी इसके अंडर आता है, आपका डायरेक्टिंग के अंडर आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, अब आपने प्लान कर लिया, सब ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग कर ली, डायरेक्टिंग भी कर ली। अब डायरेक्टिंग करने के बाद आप उनको कंट्रोल भी तो करोगे ना, जो भी आपके सेट टारगेट है उनको अचीव करने के लिए, ताकि आपकी कुछ भी वेस्टेज ना हो। तो उसको जब कंट्रोल किया जाता, जब उन सब पे उनको देखा जाता है तो दैट कम्स अंडर कंट्रोलिंग। आप सेट टारगेट और अचीव टारगेट के बीच में जब क्या करते हो, स्टडी करते हो और डेविएशन निकालते हो कि हमने सेट तो 100 का किया था, प्रोड्यूस तो 100 हुआ है, लेकिन हमारा मटेरियल 100 से ज्यादा का लगा है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, करेक्टिव मेजर्स लेते हो। वो सब किसके अंदर आता है, आपका कंट्रोलिंग के अंदर आता है। अब कंट्रोलिंग सबसे पहले काम करता है कि व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, की स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है, कि
कि आपने क्या सेट किया था, उसके बाद जो एक्चुअल आपने परफॉर्म किया है उसको मेजर करता है, फिर उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं और अगर कोई गैप होता है तो उसको क्लियर करते हैं। ये किसके अंडर आता है, हमारा कंट्रोलिंग के अंदर आता है। तो आई होप आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का थोड़ा सा जित मिल गया होगा। अब है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या नेचर है, क्या इंपॉर्टेंस है। कोऑर्डिनेशन से आप क्या समझते हैं? कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन होता है एफर्ट्स का, सबऑर्डिनेट्स का, एफर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ताकि आपके जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो आप अचीव कर सकें। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कभी अचीव ही नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। हर बिजनेस एंटरप्राइज डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड होती है और हर डिपार्टमेंट के पास कुछ इंडिविजुअल होते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं जो उनके अंडर काम करते हैं। द मेन एलिमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो मेन एलिमेंट है कोऑर्डिनेशन प्रोसेस का वो क्या है? पहला, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स efforts of various groups and individual in the organization. coordination क्या करता है? जो different efforts हैं different groups के, उनको क्या करता है? collect करके एक direction में लेके जाता है, एक common focus of work and unity of direction create करता है। balancing of activities, yes, कोऑर्डिनेशन क्या करता है? बैलेंस करता है डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो परचेजिंग हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंसिंग। टाइमिंग, कोऑर्डिनेशन एक टाइमिंग जो है ना वो कोऑर्डिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कैसे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने टाइमली प्रोडक्शन कर दी, ठीक है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन पैकेजिंग डिपार्टमेंट तक पहुंची नहीं है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने तो प्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया, बट पैकेजिंग को पता ही नहीं कि उनको काम कब स्टार्ट करना है, तो वो प्रोडक्शन जो कर रखी है वो वेस्ट हो जाएगी और वो टाइमली मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो टाइम जो है कोऑर्डिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेफिनेशन क्या है कोऑर्डिनेशन की? कोऑर्डिनेशन is the achievement of orderly group efforts and unity of action in the pursuit of common purpose. कोऑर्डिनेशन क्या है? वो अचीवमेंट है जब ग्रुप के एफर्ट्स को हम एक डायरेक्शन में ले जाते हैं और कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं, तो दैट इज मीन्स कोऑर्डिनेशन, मीन्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है कोऑर्डिनेशन की? पहली, कॉन्शियस एक्टिविटी है। यस, कोऑर्डिनेशन जो है वो एक कॉन्शियस मैनेजरियल एक्टिविटी है। हर मैनेजर को डेलिबरेट एक्शन लेना पड़ता है ताकि वो अपनी टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन क्या कर सके? बनाकर रख सके। इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन जो है एक सिंक्रोनाइजेशन है एफर्ट्स का, सारे ग्रुप्स का एक ही डायरेक्शन में, तभी इसको क्या बोला गया? इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यस, कोऑर्डिनेशन जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हर टाइम, हर वक्त, हर पल इसकी रिक्वायरमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। परवेसिव फंक्शन, यस, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, हर मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इसको परवेसिव फंक्शन बोला जाता है। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, यस, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स होती है, सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स को यूनाइट करके एक डायरेक्शन दिखाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। कॉमन पर्पस होता है इसका। एसेंस ऑफ मैनेजिंग, जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन उतनी अच्छी मैनेजमेंट, सिंपल। अगर आपके मैनेजमेंट में ही कोऑर्डिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो आपकी मैनेजमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। जितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन उतनी अच्छी मैनेजमेंट। अब कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन? ताकि आप इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट, ताकि आप जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आप उनकी एक्टिविटीज को गाइड कर सको टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ग्रोथ, मैंने आपको बोला था कि कोऑर्डिनेशन, जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन उतनी अच्छी मैनेजमेंट, तो सेम, जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन उतनी अच्छी मैनेजमेंट, उतनी ही ज्यादा बिजनेस ग्रोथ। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेशलिस्ट, हम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, तो जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा हम उतने ही अच्छे तरीके से अपने स्पेशलाइज नॉलेज इंडिविजुअल जो अवेलेबल है हमारी मैनेजमेंट में, उनको हम यूटिलाइज कर पाएंगे। और जब ये सब हम फॉलो कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट भी जो होगा वो भी क्या होगा? बहुत अच्छा आएगा। इकोनॉमी एंड एफिशिएंट होगा, लेस वेस्टेज होगी, डिलेज नहीं होंगे, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा और हम मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। मीटिंग एनवायरमेंटल चेंज, जब हम टेक्नोलॉजी, सोशल
इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वो आज के टाइम में बहुत कॉम्प्लेक्स है, और कोऑर्डिनेशन जब आपका है आपकी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, एम्प्लॉयज़ में, वर्कर्स में, तो आप कोई भी चेंज को अच्छे से फॉलो कर पाओगे, अच्छे से एक्सेप्ट कर पाओगे। हायर मोरल कोऑर्डिनेशन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में और स्टाफिंग जॉब सेटिस्फेक्शन दे रहा है एम्प्लॉयज़ को, तो वो एक कंपनी के डिफरेंट ग्रुप्स का, डिफरेंट डिपार्टमेंट का मोरल क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजिंग। कोऑर्डिनेशन को क्यों बोला गया है कि वो एसेंस है मैनेजिंग का। मैनेजिंग क्यों है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक सिंक्रोनाइजेशन है मैनेजमेंट के हर फंक्शन के बीच में जो हर डिपार्टमेंट में रिक्वायर होता है। अगर कोऑर्डिनेशन ही लैक कर जाएगा तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, डिलेज हो जाएगा और हर जगह कायोस हो जाएगी। इसीलिए हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है टॉप में तो है, लोअर और मिडिल में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है उसका। इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, लेकिन ये एसेंस है, मैनेजमेंट की जरूरत है कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे फंक्शंस किस पे चलते हैं, हमारे कोऑर्डिनेशन पे चलते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो, इन सबकी एसेंस है, इन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कोऑर्डिनेशन। क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन? क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में लेके जाता है, यूनिटी ऑफ एक्शन क्रिएट करता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हर लेवल ऑफ हर लेवल पे, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, हर लेवल ऑफ डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर्स की कि वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। एक डेलिबरेट फंक्शन है, ये कभी भी खुद से नहीं एस्टेब्लिश होता, ये कॉन्शियस एफर्ट होता है हर मैनेजमेंट का या हर मैनेजर का। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा चैप्टर 1। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।